स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मनिका बिस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका राजा, किसान और नगर। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जिससे आपके एग्जाम की तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या कहते हैं, उनका वर्णन करना है। तो देखो, मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो देते हैं ना, वो कई सारे स्रोत थे, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, कौटिल्य या चाणक्य जिन्हें कहते हैं उनका अर्थशास्त्र हो गया, साथ ही साथ बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य, ये भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। पौराणिक ग्रंथ जो है वो भी हमें इस मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं, और अशोक के जो शिलालेख है या अभिलेख है वो भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसीलिए ये सारे मुख्य स्रोत हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व या ईसवी पूर्व के बीच मगध सबसे अधिक शक्तिशाली सबसे शक्तिशाली जो था वो महाजनपद बन गया था। अब वो कैसे बना वो आपको बताना है। इसी को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि मगध किस प्रकार सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन गया था, इसका वर्णन कीजिए। तो देखो, मगध के शक्तिशाली महाजनपद बनने के ना कई सारे कारण थे। एक कारण से हम नहीं बता सकते कि इस वजह से मगध जो था एक शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा होगा। पहला कारण ये था कि वहां की भूमि उपजाऊ थी। ठीक है, मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी, जिस वजह से, है ना, क्योंकि भूमि उपजाऊ थी। लोहे के खदान आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, जिस वजह से क्या हुआ कि उपकरण बनाना आसान हो गया, हथियार बनाना आसान हो गया। और लोहा, आपको पता है कि जहां लोहा है वहां हथियार, हम मजबूत हथियार बना सकते हैं, है ना। दूसरा है आपका, गंगा और इसकी उप नदियां जो थी उसने आवागमन को सुलभ बना दिया था, सस्ता बना दिया था। साथ ही साथ अब वहां के जो मगध के जो जंगल थे ना, उनमें हाथी की उपलब्धता थी। अब देखो, हाथी जो है वो आपके मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो सेना में भी हाथी को रख सकते थे, तो उससे भी सेना हमारी मजबूत हो गई। तो इस वजह से भी मगध जो था एक महाशक्तिशाली या शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, ज्यादा शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा। और योग्य और महत्वाकांक्षी शासक थे। अब देखो, सारी चीजें होने के बावजूद भी अगर आप अच्छे से नियंत्रण करना आपको नहीं आता ना उस जगह पर, तो फिर संसाधनों का भी, ठीक है, कोई वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए महत्वाकांक्षी शासक जो थे ना मगध के, उनकी वजह से अब ये जो सारी चीजें थी ना, इनको और भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया, जिसने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया मगध को अधिक शक्तिशाली महाजनपद बनाने में, है ना। और साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा है कि अधिक सुरक्षित राजधानियां थी। ठीक है, राजधानियों का भी रखरखाव अच्छे से किया जाता था। तो ये सारे रीजन है आपके मगध को एक शक्तिशाली या महाशक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरने में। ठीक है, तो ऐसा आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अशोक के धम्म की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो देखो, अशोक के धम्म में क्या लिखा हुआ था कि इसकी कुछ विशेषताएं क्या थी। बड़ों के प्रति आदर करना, बेसिक चीजें हैं, बहुत ही आसान है। बड़ों के प्रति आदर करना है, ब्राह्मण और सन्यासियों के प्रति उदारता का भाव रखना है आपने, साथ ही साथ दासों और सेवकों के प्रति अच्छा व्यवहार करना है, और साथ ही साथ आपने अहिंसा अपनानी है, जीवन के प्रति जो है करुणा का भाव अपनाना है। ठीक है, दूसरा है आपका लास्ट पॉइंट कि दूसरों के धर्म के प्रति और परंपराओं के प्रति सम्मान का भाव रखना है, सम्मान करना है। तो ये कुछ अशोक के धम्म की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में अशोक के योगदान का वर्णन कीजिए कि अशोक जो शासक था, ठीक है, उसके क्या क्या योगदान है भारतीय इतिहास में। तो देखो, अशोक, सबसे पहले जान लेते हैं कि अशोक जो था ना वो एक प्रसिद्ध शासक था। अशोक को प्रारंभिक भारत का एक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक माना जाता है ना। कलिंग पर उसने विजय प्राप्त की थी। अब देखो, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा अपनाई थी और हिंसा को त्याग दिया था, और धम्म के मार्ग को अपनाया था, जो कि धम्म के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि धम्म में क्या था, बड़ों का आदर करना, बहुत नैतिकता वाली चीजें थी। ठीक है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। साथ ही साथ क्या था, धम्म का प्रचार भी अशोक ने करवाया था। धम्म के प्रचार में क्या किया था, अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया था, जिसमें दूसरों के धर्म का सम्मान, उदार व्यवहार, नैतिक जीवन पर बल दिया था। ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस की। साथ ही साथ शिलालेखों का प्रयोग बता देते हैं कि अशोक जो थे ना, वो पहला ऐसा सम्राट था जिन्होंने प्राकृतिक पत्थरों पर
पत्थरों व पॉलिश किए गए स्तंभों पर जनता के लिए संदेश खुदवाए थे। ये याद रखने वाली बात है, एमसीक्यू में भी आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि पहले ऐसा कौन सा शासक था जिन्होंने प्राकृतिक पत्थरों पर या पॉलिश किए गए स्तंभों पर संदेश खुदवाए। उसके बाद देखो, धम्म महामात्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, अब देखो धम्म महामात्य कौन थे? वो जो कि ऐसे अधिकारी जो धम्म का प्रचार करते थे, और उनकी नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक है, जो सम्राट अशोक थे उन्होंने की थी। तो धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए की थी। ठीक है, साथ ही साथ राजनीतिक एकता का प्रयास हम कह सकते हैं कि अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया था। साथ ही साथ सर्व धर्म संभाव की बात कर लेते हैं कि धम्म के माध्यम से अशोक ने उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता और आदर का भाव रखना चाहिए, आदर बढ़ाना चाहिए। हमें सभी धर्मों को समान व्यवहार करना चाहिए सभी धर्मों के साथ। साथ ही साथ अशोक के शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी थे, है ना, और जिसमें से राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। अब इसे परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, है ना, क्वेश्चन सेम ही है। तो देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनकारी काल इसलिए माना जाता था क्योंकि आरंभिक राज्यों का उदय हुआ था, लोहे का बढ़ता प्रयोग हमें देखने को मिला इस समय पे, बौद्ध और जैन साहित्य और अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का विकास इसी टाइम पर हुआ था। साथ ही साथ आपका जो सिक्कों का विकास भी इस टाइम पर हुआ, और 16 महाजनपदों का उल्लेख भी हमें इसी टाइम पर देखने को मिलता है। तो इतनी सारी घटनाएं एक साथ हुई, इसीलिए इसे एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, प्राचीन भारतीय महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं बतानी है आपको। तो देखो प्राचीन भारत में कुल कितने महाजनपद थे? आपने पढ़ लिया है, 16 महाजनपद थे, जिनमें से सबसे बड़ा महाजनपद, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद आप कह सकते हो वो था मगध। ठीक है, उसके अलावा कौशल, वज्जी, वत्स्य, अवंती, ये सारे आपके अन्य महाजनपद हो गए। ठीक है, अब देखो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। ठीक है, राजाओं का शासन होता था, जबकि कुछ गणराज्य व्यवस्था थी। ठीक है, जैसे कि आपका वैशाली में आप कह सकते हो। प्रत्येक महाजनपद की ये एग्जाम्पल अच्छी बात है, याद कर लोगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको याद करना है। याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रत्येक महाजनपद की ना अपनी निश्चित राजधानी होती थी। ठीक है, राजधानियों को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए चारों ओर से किलेबंदी की जाती थी। ये मुख्य विशेषताएं हैं महाजनपद की। साथ ही साथ हर महाजनपद की अपनी स्थायी सेना होती थी और जनता से कर वसूले जाते थे। तो ये आपकी हो गई महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैविक राजा प्रथा क्या थी, स्पष्ट कीजिए। तो देखो दैविक राजा प्रथा क्या होती थी, इसमें राजा जो था ना अपने आप को गॉड से कनेक्ट करके दिखाता था कि मैं जो हूँ वो ईश्वर का पुत्र हूँ। इससे क्या होता था, वो लोगों का विश्वास, जो जनता है उसमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहता था, इसीलिए वो ये सारी चीजें करता था। तो दैविक राजा समझ गए होंगे आप क्या है। तो इसमें ना वो अपने आप को देवतुल्य दिखाता था, देवताओं के समान दिखाने का प्रयास करता था राजा। ठीक है, इस प्रथा का उद्देश्य होता था कि राजा की सत्ता को धार्मिक आधार मिल सके। ठीक है, राजा अपनी सत्ता को धार्मिक आधार दे सके। ठीक है, शान शासक थे ना, उन्होंने इस परंपरा को अपनाया था। कुछ शासकों ने मंदिरों में अपनी विशाल मूर्तियां स्थापित कराई थी। ठीक है, ताकि वो अपने आप को देवतुल्य बता सके, जिससे वो दैविक शक्ति के प्रतीक लगने लगे राजाओं को, मतलब जो जनता थी उनको। कुछ शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र यानी कि ईश्वर का जो पुत्र है वो उपाधि लगाना शुरू कर दी। एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल की बात की जाए तो जो कुषाण शासक था ना, कनिष्क, उसने अपने सिक्कों पर देवपुत्र कनिष्क लिखवाया था, ताकि वो ये बता सके कि हाँ वो किसका पुत्र है, ईश्वर का। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज के विवरण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों के संचालन की क्या व्यवस्था थी, उसके बारे में आपको बताना है। यानी कि आपको बताना है कि मेगास्थनीज का जो विवरण है उसके हिसाब से मौर्य साम्राज्य में जो सैनिक गतिविधियां थी उसका संचालन किस तरीके से किया जाता था, क्या व्यवस्थाएं थी, उसको आपने डिफाइन करना है सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य की जो सैनिक गतिविधियां थी ना, उसका सैनिक गतिविधि का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियां बनी हुई थी, और हर एक जो समिति थी ना
उसका अलग अलग काम होता था। जैसे फर्स्ट समिति है उसका दूसरा काम है, दूसरी समिति है उसका अलग काम है, तीसरी समिति है उसका अलग काम है। सबका कार्य जो था ना वो विभाजित किया गया था कि ये समिति ये काम करेगी, दूसरी ये काम करेगी, और वो उसी में अच्छे तरीके से अपने काम को करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, जो सेना थी ना वो विभिन्न प्रकार की सेनाएं थी, एक ही प्रकार की सेनाएं नहीं थी। जैसे नौसेना है तो सिर्फ नौसेना नहीं थी, बल्कि उसके अलावा अश्वारोही आपको देखने को मिलेंगे, पैदल सैनिक आपको देखने को मिलेंगे, नौसेना आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारा था डी मैगस्थनीज का विवरण के अनुसार मौर्य साम्राज्य में सैनिक गतिविधियों का संचालन किस तरीके से किया जाता था, कि क्या व्यवस्था थी, ये सारा मैंने डिफाइन कर दिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है। ये क्वेश्चंस ना गलती से इस तरीके से लिख दिए गए क्वेश्चन आंसर, शायद पीडीएफ बनाते टाइम ये गलती हो गई होगी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। वो है आपका, मौर्य साम्राज्य की कृषि से संबंधित विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसमें ना आपको मौर्य साम्राज्य की जो कृषि से संबंधित विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो देखो, मौर्य साम्राज्य में जो कृषि थी ना वो प्रमुख व्यवसाय और राज्य की प्रमुख आय का स्रोत थी। साथ ही साथ साम्राज्य में सिंचाई के लिए आपका, यहाँ पे भी करेक्शन की जरूरत है, कुएं, तालाब और नहरें जो थी उससे पानी लिया जाता था। ठीक है, जो सिंचाई था वो किस चीज से की जाती थी, कुएं से की जाती थी, तालाब से की जाती थी, नहरों से की जाती थी। साथ ही साथ उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा भारी बारिश वाले जो क्षेत्र थे ना वहां पे लोहे के पाल वाले हल आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के बारे में कोई 3 तथ्य लिखिए। अब देखो, दक्षिण भारत में उभरी सरदारियों के बारे में 3 तथ्य ये हैं। पहला तो प्रसिद्ध सरदारियां। अब देखो, दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांडे जो थी जैसी प्रमुख शक्तिशाली सरदारियां उभरी थी। ये सरदारियां जो थी लंबी दूरी के व्यापार से भारी राजस्व कमाती थी और अपना राजस्व, उनका राजस्व समृद्ध था। साथ ही साथ इन सरदारियों की जानकारी हमें किससे मिलती है, तमिल संगम ग्रंथों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौर्य साम्राज्य की आर्थिक व राजनीतिक उपलब्धियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपने विचार जहां बोला जाए तो इसका मतलब ये मत समझना कि आपको बस अपनी राम कहानी लिखनी है। आंसर वो वही चाह रहे हैं जो उन्हें चाहिए, बस थोड़ा सा बता दिया गया, थोड़ी शब्दों की ढील दे दी गई है आपको, लेकिन वो एक्यूरेटली वही चीज मांग रहे हैं जो उनको चाहिए। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा है तो वही आंसर है। बस अपने विचार से आप ये मत समझ लेना कि आपके विचार व्यक्त करने की आप क्या सोचते हो और आपने अपने बारे में लिख दिया कि मैं ये सोचता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया गया है। मौर्य साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर होगा। अब देखो, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में बता दी जाए तो मौर्य साम्राज्य में आपको कृषि देखने को मिलती है, जैसे अभी हमने कृषि के बारे में पढ़ा। यहाँ पे आपको व्यापार प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, शिल्पकला आपको मुख्य रूप से देखने को मिलती है, खनिज संपदा आपको देखने को मिलती है जिसमें सोने और अन्य धातुओं की जो खदानें थी वो आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी थी उसकी मौर्य साम्राज्य की आर्थिक उपलब्धियां। नेक्स्ट है आपका, राजनीतिक उपलब्धियां क्या थी, प्रशासनिक उपलब्धियां क्या थी। तो देखो, प्रशासनिक केंद्र के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि पाटलिपुत्र के अलावा जो थे 5 अन्य राजनीतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। साथ ही साथ साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था, है ना। सीमा विस्तार के बारे में बताया गया। मजबूत सेना थी, शक्तिशाली और संगठित सैन्य व्यवस्था विकसित की गई थी, गुप्तचर तंत्र था। ठीक है, एक सशक्त गुप्तचर व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, स्थापित की गई थी। ठीक है, डिटेक्टिव एजेंसी आप कह सकते हो, जिस तरीके से हम कहते हैं ना, तो वही हो गया आपका गुप्तचर तंत्र। साथ ही साथ आपका प्रशासनिक संगठन आपको देखने को मिलता है। सेना के संचालन हेतु एक केंद्रीय समिति और बाकी 6 उप समितियां आपको मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है। ऐसे किन्हीं 4 स्रोतों का उल्लेख कीजिए। अब देखो, सिंपल सा ये क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में बताओ आप, और कोई 4 स्रोत बता दो। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा घुमा के आप भी आंसर दे दो उसी तरीके से, या कुछ नहीं समझ आ रहा तो एज इट इज वही आंसर लिख दो जो फर्स्ट क्वेश्चन में था। तो थोड़ा इसको भी देख लेते हैं हम कि इतिहासकारों ने मौर्य साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया है, जैसे कि
पुरातात्विक उत्खनन में प्राप्त हुए जो वस्तुएं हैं, विशेषकर मूर्ति कला जो देखने को मिल रही है, एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। मेगास्थनीज की रचनाएं आपको दिख रही है ना, मेगास्थनीज की इंडिका जो हो गई। साथ ही साथ चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो भी जो जैसी कृतियां हैं वो महत्वपूर्ण है स्रोत के रूप में, है ना, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मौर्य साम्राज्य के बाद के जो जैन ग्रंथ है, ठीक है, और बौद्ध ग्रंथ आपको देखने को मिलती है। अन्य पौराणिक ग्रंथ हो गए, संस्कृत साहित्य हो गए, उनमें भी हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो चट्टाने हैं, स्तंभों पर अशोक के जो शिलालेख है, उनसे भी हमें महत्वपूर्ण स्रोत, मतलब वो भी हमें महत्वपूर्ण जानकारी हमें देते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो देखो एज इट इज वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा घुमा के इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें वही आएगी पेपर में जो आपने पढ़ा है। अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है तो उससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा, बस वो थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देंगे, ठीक है, घुमा के पूछ लेंगे। तो आपको डरना नहीं है, आराम से ठंडे दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर वही है जो आपने याद किया है, जो चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। तो डरना नहीं है, आराम से क्वेश्चन करते जाओ, अच्छे से होगा पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय इतिहास में सिक्कों के महत्व पर प्रकाश डालिए। अब देखो व्यापार को आसान बनाने के लिए सिक्कों का उपयोग किया जाता था, है ना। सबसे पहले चांदी और तांबे के आहत सिक्के आपको देखने को मिले हैं कि आहत सिक्के जो चलन में आए थे। प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए गए थे सोने के सिक्के, ठीक है। सर्वप्रथम जो थे सोने के सिक्के किसने जारी किया था? प्रथम शताब्दी में कुषाण राजाओं ने जारी करवाए थे। सबसे भव्य सिक्कों की बात की जाए तो गुप्त शासकों ने सुंदर और उच्च गुणवत्ता वाले, अच्छी क्वालिटी वाले जो सोने के सिक्के थे वो जारी करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेख क्या होती है? इतिहास लेखन में इनके महत्व और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में 3 चीजें पूछ रहा है। अब सिर्फ आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभिलेख के बारे में बताओ, अभिलेख क्या होते हैं। दूसरा आपसे सिर्फ सिंपली ये भी पूछ सकता है कि अभिलेखों के महत्व के बारे में बताओ, ठीक है। तीसरा आपसे यही पूछ सकता है कि अभिलेखों के सीमाओं के बारे में बताओ। अब किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। तो अब देखो अभिलेख वो लेख होते हैं जो पत्थरों, धातु, मिट्टी या दीवारों या अन्य ठोस सतहों पर खुदवाए जाते हैं या उकेर कर बनाए जाते हैं, खुदवाए जाते हैं आप कह सकते हो, उन्हें हम अभिलेख कहते हैं। इसमें हमें इतिहास की घटनाएं, शासकों, समाजों और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख के अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसको अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अब देखो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो वही है आपका कि अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है और अभिलेखों का महत्व क्या है। दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। तो फिर दोबारा बोल रही हूँ कि क्वेश्चन वही आएंगे जो आपने पढ़ा है, बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा। तो घबराना नहीं, आराम से क्वेश्चन करना, पहले पढ़ लेना 2 बारी क्वेश्चन को अगर समझ जाए तो बात कर लेते हैं अभिलेखों के महत्व की। तो भाषा और लिपि की जानकारी, अभिलेख से पुरानी भाषाओं और लिपियों के बारे में पता चलता है, ठीक है। जो भी पुरानी लिपियाँ थी, जो भी भाषाएं थी, उनके बारे में हमें पता चलता है अभिलेखों से। शासकों के नाम के बारे में, समय सीमा के बारे में पता चलता है। अभिलेखों से हमें ये पता चलता है कि राजाओं के नाम क्या थे, उनका शासनकाल क्या था, कितने टाइम पीरियड तक वो रहे थे, ठीक है। और साम्राज्य की सीमा का ज्ञान पता चलता है कि साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इस तरीके से। तिथि और संदेश, अब देखो इनमें क्या होता है, इनमें दी गई तिथि जो होती है और जो संदेश होता है, ठीक है, जो मैसेज होता है, उससे ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। आपको पढ़ते हुए भी पता चल रहा है कि ये महत्व भी है और क्या जानकारी मिलती है, वही आपसे पूछा गया है। समाज और प्रशासन, अभिलेखों से उस समय के सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक ढांचे की झलक मिलती है, ठीक है, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। साथ ही साथ सीधे साक्ष्य होते हैं, ये अतीत से सीधे बचे हुए साक्ष्य होते हैं जिनमें इतिहास को प्रामाणिक रूप से समझा जा सकता है। इससे आप ये समझ चुके होंगे कि अभिलेख जो होते हैं वो सीधे साक्ष्य के रूप में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आपका, जो उसी के अंतर्गत आता है आपका कि अभिलेख की सीमाओं के बारे में आपको बताना है। अब ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भारत के राजनीतिक आर्थिक इतिहास को समझने के लिए अभिलेख साक्ष्य की सीमाओं पर चर्चा कीजिए। अब देखो इसमें भी आपको सीमाएं लिखनी है, आपको पढ़ के अब समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं अभिलेखों की सीमाओं के बारे में। तकनीकी सीमाएं, अब ये क्या होती हैं? कई बार अक्षर जो होते हैं वो हल्के खुदे हुए होते हैं जिससे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। नष्ट हो जाना, अब देखो अभिलेख इतने साल पुराने होते हैं तो कभी कभी टूट फूट के नष्ट भी हो जाते हैं, अक्षर उनमें से लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, है ना।
हमने पढ़ा है कि सतह के ऊपर उकेर के लिखे जाते हैं। अब किसी सतह के ऊपर अगर उकेर के कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं तो कुछ टाइम पीरियड के बाद ऐसा तो होगा कि ऊपर की सतह जो होगी वो घिसने लग जाएगी, है ना, और वो इतने साल पुराना है तो क्या होता है कि वो टूट फूट जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ की कठिनाई। अब शब्दों के सही अर्थ को समझना या संदर्भ हमेशा स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के आपको देना, इसमें एग्जाम्पल मत लिखना, लेकिन मैं आपको बस बता रही हूँ कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की हमें अभी तक क्या कठिनाई हुई, इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती, आपने पढ़ा है ना। तो ये क्या है, एक तरीके से सीमाएं हो गई हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्थानीय सीमा। स्थानीय सीमा में क्या होता है कि कई अभिलेख जो होते हैं किसी विशेष क्षेत्र या राजा के दृष्टिकोण को ही दिखाते हैं। मान के चलो किसी राजा ने कोई अभिलेख लिखवाए, ठीक है, अब क्या होगा, वो राजा जो है अपनी बुराई तो कभी लिखवाएगा नहीं उस अभिलेख में, या आपने भी कुछ अगर प्रिंट करवाया, मान के चलो अभी भी आप कुछ अपने आप प्रिंट करवाते हो तो आप उसमें अपनी बुराई थोड़ी प्रिंट करवाओगे, अपने बारे में आपका जो दृष्टिकोण है, आप जो समझते हो, आप जो मानते हो, आप वो प्रिंट करवाओगे। तो एज इट इज़ पुराने टाइम पे भी होता था। तो इससे क्या होता है कि हमें सिर्फ राजा का दृष्टिकोण या एक क्षेत्रीय दृष्टिकोण, विशेष क्षेत्र का दृष्टिकोण पता चलता है, ठीक है, उससे हटकर हमें कुछ देखने को नहीं मिलता। जैसे हमने पढ़ा है कि जो आम लोग थे उनके जीवन के बारे में हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता अभिलेखों में, है ना। अब देखो, अपूर्ण जानकारी, अधूरी जानकारी है भाई। हजारों अभिलेख मिले हैं लेकिन किसी का अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। साथ ही साथ अंश मात्र उपलब्ध। अब कई अभिलेख जो है कालांतर में नष्ट हो चुके हैं, जो उपलब्ध है वह केवल एक अंश है। दैनिक जीवन का अभाव, जो कि मैंने आपको अभी बताया कि रोजमर्रा के जीवन या कृषि कार्यों या आम लोगों के जो दुख सुख है उसका उल्लेख हमें देखने को बहुत ही ज़्यादा कम मिलता है अभिलेखों में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पक्षपातीय दृष्टिकोण। अक्सर जो अभिलेख होते हैं ना उसके दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, एक ही दृष्टिकोण को दर्शाते हैं, जैसे कि शासक का दृष्टिकोण, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। इसीलिए उसकी जो समीक्षा है वो अन्य स्रोतों के साथ मिलाकर करनी चाहिए, जिससे आपको एक सटीक अर्थ पता चल जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं थी। अब देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रशासन के बारे में। तो ये जो विशाल साम्राज्य था यानी कि मौर्य साम्राज्य, उसकी 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र उसमें उपलब्ध थे, ठीक है। जैसे पहले उसमें क्या था, पहली जो राजनीतिक केंद्र थी प्रमुख, वो थी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र। बाकी प्रांतीय केंद्र हुआ करते थे, जैसे कि तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, तोसली हो गया, स्वर्णगिरी हो गया, ठीक है। अब अशोक के अभिलेखों में ना हमें इन स्थानों का उल्लेख मुख्य रूप से देखने को मिलता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रशासनिक नियंत्रण और सेना के बारे में, ठीक है। तो देखो, साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए ना सभी जगहों पर एक जैसा शासन नहीं था, ऐसा करना संभव नहीं था। राजधानी और प्रांतीय केंद्रों के आसपास शासन सबसे ज़्यादा मजबूत था। मतलब अगर ये राजधानी है तो यहाँ पर जो प्रशासनिक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा मजबूत रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो सेना हो या किसी भी चीज़ों से हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल अभी भी बात करते हो कि अगर किसी भी देश की कोई राजधानी है, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि सारी जो प्रशासनिक केंद्र है मुख्य रूप से वहीं आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ वो प्रशासनिक केंद्र है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, है ना। तो यही चीज़ उस टाइम पे भी मौर्य साम्राज्य में हमें देखने को मिलती थी। साथ ही साथ साम्राज्य को जोड़ने के लिए भूमि और नदियों के रास्तों का बड़ा महत्व था, ठीक है। सेना एक महत्वपूर्ण साधन थी जिससे साम्राज्य में कानून व्यवस्था बनाई रखी जाती थी। अब देखो, सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए ना मौर्य साम्राज्य में एक समिति थी और 6 उप समितियाँ थी, जिसके बारे में हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। अब जान लेते हैं प्रत्येक समिति का क्या क्या काम होता था। पहली समिति जो थी वो उसका काम होता था नौसेना का संचालन करना। दूसरी समिति यातायात खान पान का संचालन करती थी। तीसरी समिति पैदल सैनिकों का संचालन करती थी। चौथी समिति जो अश्वारोही हो गए, 5वीं समिति रथारोही हो गए, इनका संचालन करना, और 6ठी समितियाँ जो थी वो हाथियों का संचालन करती थी। तो इस तरीके से हर एक समिति का ना अपना अपना कार्य था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की क्या विशेषताएं थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।